बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहुत दिनों से आप सब कह रहे थे कि महरीन अमगान केस की अपडेट्स दीजिए, अमगान केस में क्या हुआ, अमगान इस वक्त कहाँ है, उसके वालिद कहाँ है। इस वक्त अमगान का केस जो एक दूसरा रुख ले चुका है, क्या वो असल मुद्दे से यानी कि मुस्तफ़ा के कत्ल के मुद्दे से, केस से तमाम पहलुओं को दूर कर देगा, यानी फोकस को दूर कर देगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके तमाम सवालात जो है उनका जवाब आज इस वीडियो में दूंगी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अरमगान जो है उसकी हालत इस गैर है और उसने बाकायदा तौर पे कंप्लेन की है। क्या कंप्लेन की है? उसके वालिद के साथ जेल की सुलाखों के पीछे क्या कुछ हुआ है? उन्होंने मीडिया पर आकर दरखास्त की कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसे मिनो-इन बयान कीजिएगा और उसमें कुछ कमी ना कीजिएगा। मैं इस वक्त बड़ी परेशानी में हूँ। परेशानी क्या थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं इन दिनों में आपको अपडेट नहीं कर सकी, कुछ लोगों ने इसे अपडेट किया होगा यकीनन, वो भी मैं साथ कर दूँ, जिसमें पुलिस जो है इस वक्त वो दो ज़ाती मुलाजिम जो है अब्दुल रहीम और रहीम बख्श जो है, इन दोनों को ढूंढ रही थी क्योंकि बाकी तो लोग पकड़े गए थे। वो मुलाजमीन जो उस वक्त घर में मौजूद थे वो भी पकड़े गए थे, लेकिन वो मुलाजमीन जिनके नाम पर बड़े बड़े पैसे आते थे, जिनके अकाउंट्स खोले गए थे, वो जो है वो रूपोश थे। आपको याद होगा, मैं अपनी वीडियोस में बताती रही थी कि ये दो मुलाजमीन जो इसके बहुत क्लोज थे, पुराने भी थे, जिनके नाम पे अकाउंट्स जो है सामने आए हैं, जिनके चेक बुक्स जो है अरमगान के पास थी, उनके तमाम अकाउंट्स को चलाता वो खुद था, लेकिन खुले हुए वो इन दो अशखास के नाम पे थे, इनके अंगूठे इस पे लगे हुए थे। ये दोनों जो हैं ये पकड़े गए हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो वादा माफ गवाह जो है बनने को तैयार है। बल्कि वादा माफ भी इसलिए मैं कह दिया कि क्योंकि एक तरह से एक जुर्म तो हुआ है, लेकिन चूंकि उनको इतना इल्म नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें नहीं मालूम था, इन्हें पैसे अच्छे दिए जा रहे थे और तनख्वाह और बॉस के एहतराम में उन्होंने वो तमाम काम किए जो उसने कहा, यानी कि दस्तखत किए, बायोमेट्रिक के लिए साथ गए और उसके बाद अकाउंट इनके नाम पे खोला गया और उसके बाद तमाम ट्रांजैक्शन जो है करने वाला अरमगान होता था। उसके पास ही चेक बुक्स होती थी, उसके पास ही तमाम अकाउंट डिटेल्स होती थी। अब ये जो है ये एक बड़े अहम वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। उसके अलावा कोई 70 के करीब बताए जा रहे हैं कि वो लोग हैं जो ज़ेर तफ्तीश है, जो इसके लिए काम कर रहे थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ राबिते में थे और इनमें से भी 25 के करीब लोग जो है वो बाकायदा तौर पे गवाह बनने जा रहे हैं। अब इनका मामला जो है ये बड़ा ही तशवीशनाक हो गया है और इसके साथ-साथ एक नेक्सस जो कि जुड़ा हुआ था साहिर हसन के साथ, उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन होता क्या है जनाब कि जब ये मामलात बहुत ज़्यादा आगे जाना शुरू हुए इंटरनेशनली, जिस तरह से ये तमाम मामलात देखे जा रहे थे और जिस तरह से इन्हें हैंडल किया जा रहा था, अब उसे एक तरह से ऑर्डर में लाने के लिए बाकायदा तौर पे इनके मामलात अब बाहर से भी सामने लाए जाएँगे। एफआईए जो है इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। एफआईए की हिरासत में है इस वक़्त अरमगान और उसे आप कह लीजिए कि अभी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनके पास है और इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आनी है और ये अभी कहा जा रहा है कि आइंदा भी उसको मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर जो है भेज दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये अब उसके लिए बड़ी ही तशवीशनाक है। तो ऐसे में अरमगान जो है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और वो जो है वो बड़ा ही इस वक़्त परेशानी में है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसको पता लग गया है कि चीज़ें जो है उसके लिए बहुत ख़राब है और आने वाले वक़्त में उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन उसको नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब उसने, चूँकि वो एफआईए की हिरासत में है, वक़्त तो टपाना है, 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है, तो अरमगान ने एफआईए की हिरासत में कहा कि मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब है। उसने लौटना-पौटना शुरू कर दिया, ज़मीन के ऊपर लेटना शुरू कर दिया, सर को ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारने शुरू कर दिए और कहा कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझ पर टॉर्चर किया गया है, उस टॉर्चर की वजह से मैं शदीद ज़हनी अज़ियत में भी मुब्तला हूँ, मेरे सर का दर्द जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में उसको फ़ौरन ही हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया और वहाँ पर जब उसके तमाम इनिशियल्स हुए और तमाम उसके टेस्ट हुए, उसमें सब कुछ नॉर्मल था, बीपी नॉर्मल था, उसका हर चीज़ उसकी नॉर्मल थी, यहाँ तक कि सीटी स्कैन के लिए तक कहा गया और आई डोंट नो कि अब उसका सीटी स्कैन कराया गया कि नहीं कराया गया, लेकिन ये कहा गया डॉक्टर की तरफ से कि चलिए अब आप सिटी स्कैन कर ले, क्योंकि ये जिस तरह से सर पकड़ के बैठा हुआ है तो कोई और मामला है तो वो सिटी स्कैन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो मेरी अभी तक की लास्ट मालूमात है उनके मुताबिक सिटी स्कैन तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी तमाम उसका जिस तरह आपके ये बॉडी टेम्परेचर हो गया, उसका बीपी हो गया, ये सब चीज़ें चेक की गई और ये सब कुछ जो है उसका नॉर्मल आया है। तो ऐसे में अरमगान जो है वो हाथ-पाँव मारता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी तरह से उसे रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर साहिर हसन की तरफ ज़रा मैं आती हूँ और उसके बाद में अमगान के वालिद ने कुछ बातें बताई हैं, वो क्या है? मीडिया को कहा है कि खुदा के लिए मेरी बातों को बिल्कुल इसी तरह से बयान किया जाए। साहिर हसन की तरफ अगर आए तो साहिर हसन का जब तमाम मामलात देखने शुरू किए गए, तो देखा गया कि जो अकाउंट उसने अपने बाप के मुलाज़िम के नाम पर, मैनेजर के नाम पर खुलवाया था, उस अकाउंट के अंदर पैसे कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। यानी कि
कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं का मतलब ये है कि खरीदार कौन-कौन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है बायर्स के ऊपर। तो यहाँ पर बायर्स जो हैं उनको तो एक साइड पे रखिए, बायर्स के हवाले से तो आपको मालूम ही है कि सैफ़ी और बाज़िल और इस तरह के बहुत से कैरेक्टर्स सामने आए हैं। बाज़िल मैं आपको बताऊँ कि वो शख्स है जो इसको बाहर से इस्लामाबाद से, लाहौर से ये तमाम मटीरियल जो है भिजवाया करता था, ये 2 भाई हैं। अच्छा, उसमें ये जो बाज़िल है इसकी फ़ैमिली बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बताई जाती है, एक अच्छी वेल ऑफ फ़ैमिली है और यहाँ पर बाकायदा तौर पे इसके छापा मारने के लिए टीम पहुँचती है तो बताया जाता है बाज़िल तो मुल्क छोड़कर जा चुका है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वो मुल्क में ही मौजूद है। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें जहाँ जो आम लोग होते हैं उनके घरों में तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाया जाता है, अगर उनके पास कोई भी किसी किस्म का इजाज़तनामा हो, ना भी हो तो घुस जाया जाता है। यहाँ इजाज़तनामा होने के बावजूद उसके अंदर घर पुलिस नहीं गई बल्कि बाहर ही खड़े होकर उन्होंने तमाम चीज़ें जो है वो सेटल की और ये सुनकर आगे कि बाज़िल साहब जो है वो मुल्क में मौजूद ही नहीं है। लेकिन मेरी कुछ ऐसी मालूमात है कि बाज़िल तक अनकरीब पुलिस जो है पहुँचने वाली है। तो जनाब ये साहिर हसन साहब जो है इनके तमाम अकाउंट्स को इस वक़्त खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ ना सिर्फ बायर्स बल्कि सेलर्स सब तक जो है पहुँचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ज़्यादा हाँ, बात जो है वो सेलर्स के हवाले से ही हो रही है। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफ़िसर है और प्रोसिक्यूशन उनके दरमियान थोड़े-से मामलात जो है इस वक़्त ज़रा सेटल नहीं हो रहे क्योंकि जो चालान है उससे प्रोसिक्यूशन कुछ मुतमईन इस वक़्त नहीं नज़र आती है। लेकिन चलिए ये तो बातें आगे की हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है जनाब कामरान कुरैशी। कामरान कुरैशी जो है, जब अदालत पहुँचा, तो कामरान कुरैशी की हालत ही कुछ और थी। वो कामरान कुरैशी जो लोगों के सामने बहुत ज़ोर-ज़ोर से शोर मचा के बोलता था, वो कामरान कुरैशी अब बहुत सोच समझ के बोल रहा था। उसके हाथ में फ़ाइल थी उसे देख के बात कर रहा था, बड़े तहम्मुल के साथ और दरमियाने लहज़े से उसने बात की। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी आँखों पे ऐनक भी लगी हुई थी। हाल बता रहा था कि परेशान है हाल और उसने कुछ बातें कहीं। सबसे पहले तो उसने कुछ तर्जुमा पढ़ा अंग्रेज़ी में कुछ कुरानी आयात का और उसने कहा कि मैं जो कहूँगा उसको आपने बिल्कुल वैसे का वैसा बयान करना है क्योंकि उसे मीडिया से ये शिकायत है कि मेरी बात को ठीक से पहुँचाया नहीं जाता है। तो फिर उसने ये कहा कि मेरी बात को कटिंग के बगैर बताएँ। फिर उसने कहा कि मेरे बारे सरकारी ऑफ़िसर जो सरकारी ऑफ़िसर्स हैं वो मुझे धमकी दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं मेरी बात को गलत करके बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ये गलत करके अदालत को भी बताया कि मैंने लड़ाई-झगड़ा किया था। मैंने तो सिर्फ़ ये कहा था कि मैं रिश्वत के लिए 1 टका भी नहीं दूँगा। मेरे बोलने के अंदाज़ को गलत तरीके से लिया गया। फिर वो कहते हैं कि अरमगान ने मुझसे माफ़ी माँगी है। अरमगान ने मुझे कहा, "पापा मुझे माफ़ कर दो।" आपको याद होगा कि हमने आपको रिपोर्ट किया था कि किस तरह से अरमगान और बाप के दरमियान जुमले होते रहे। बाप कह रहा था तुम मुझसे तलाक लोगे। वो कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और वहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स थे, लॉयर्स थे, वो सब ये रिपोर्ट कर रहे थे कि बाप-बेटे के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ और जो अरमगान की जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती रही है, रिपोर्टर्स वहाँ जाते रहे, वो बाकायदा बताते हैं कि वो अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और अपने बाप के बारे में बहुत ही उसके जुमले ऐसे थे कि इंसान इबरत पकड़ता है कि बाप और बेटे के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। लेकिन अब अरमगान के वालिद कहते हैं कि मेरा बेटा जो है, उसने मुझे कहा कि पापा मुझे माफ़ कर दो और कहते हैं कि उनके बेटे ने उन्हें कहा है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे कहा है कि मुझे ये कहते हैं कि कन्फेशन कर लो तो बाप को छोड़ देंगे और ये तमाम मामलात करके एक तरह से वो अपने बेटे को थोड़ा-सा क्लीन चिट दिलवाना चाहते हैं कि उसको थोड़ा-सा क्लीन चिट तो नहीं लेकिन उसको थोड़ी रिलैक्सेशन दिलवाना चाहते हैं कि जैसे उसके ऊपर कोई बहुत ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत मारा जा रहा है, मुझे इतना मारा जा रहा है कि मैं अपना मुँह बंद कर लूँ और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मीडिया से मैंने बात नहीं करनी है, लेकिन मैंने उनसे कहा है मुझे मार डालो, मैं जाना तो मुझे जन्नत में ही है। ठीक है? तो ये सब बातें जो है मीडिया से करते दिखाई देते हैं। अलबत्ता अभी जब वो अदालत में पेश हुए तो वहाँ पर क्योंकि आपको मालूम है कि वो जेल में है, उनको अदालत में जब ले जाया गया तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि वहाँ पे उनके जो ऑफ़िसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर वो पेश नहीं हुए कि किसी और जगह है। तो मामला जो है अभी 14 तक चला गया है। तो अब देखिए कि 14 अप्रैल को क्या होगा, क्या नहीं होगा और अरमगान क्या सब कुछ अब उगल देगा कि अब भी वो पहले की तरह सबको क्या कहना चाहिए चकमा दे देगा और जिस तरह उसने पहले कहा कि मैं बयान देना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर वो मुकर गया, तो अब की बार वो क्या करता है, नहीं करता है। साथ ही साथ अरमगान के वालिद जो हैं, वो जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उनके साथ क्या कुछ होता है। अलबत्ता वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मुझे बहुत मारा गया है, मुझे बहुत पीटा गया है, मुझ पे बहुत ज़ुल्म-ओ-सितम किया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये थी अभी तक की अपडेट्स इस केस पे। बड़े-बड़े नाम जो सामने आए थे,
मज़ीद नाम भी आ रहे हैं, नामों का सिलसिला भी जारी है, बड़े-बड़े कारनामे लोगों के खुल के आ रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। इस वक़्त हम लोग चाहते हैं कि मुस्तफ़ा के केस को हम ज़रूर ज़िंदा रखें क्योंकि ये ज़ुल्म है। जो किया उसने वो बहुत बड़ा ज़ुल्म है। मुस्तफ़ा क्या था, कौन था, क्या करता था, नहीं करता था, एक माँ से उसका जिगरगोशा जो है वो छीन लिया गया है। उनको ये मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपने बेटे को मिल सकते, अपने बेटे को कुछ सुधार सकते शायद या कुछ बता सकते व्हाट्सएवर, यानी कि अगर आप लोग समझते हैं कि वो गलत था, तो वो मौका भी उनको नहीं मिला। तो ये बड़ा ही तकलीफ़देह है। माँ-बाप के लिए उनकी कुल कायनात उनके बच्चे होते हैं, जैसा मैंने सुना कि अरमगान की वालिदा कहती हैं कि अरमगान को जेल में डाल दें, उसे लंबी सज़ा दें ताकि वो सुधर जाए। तो कम से कम उनको ये आस तो होगी ना कि मेरा बेटा ज़िंदा है। लेकिन मुस्तफ़ा की माँ को तो अब ये आस भी नहीं। ये आस तो छोड़िए, उसको कितनी तकलीफ़ होगी, वो रात को कैसे सोती होगी जब वो सोचती होगी कि मेरे बेटे को कितनी अज़ियत देकर मारा गया। पहले डंडों से मारा गया, फिर गाड़ी में ले जाकर मारा गया, फिर उसके बाद उसको आग लगा दी गई। मेरा बेटा आखिरी वक़्त में किस तरह से चीखा होगा। ये सब कुछ जो है ये बहुत ही तकलीफ़देह है और ज़ुल्म जो है उसका हिसाब तो होकर रहता है। उस दुनिया में तो होगा, अल्लाह करे कि इस दुनिया में भी उसकी माँ को ज़रूर इसका हिसाब मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।